Good morning students, once again welcome in my class. Love you all students. मुझे उम्मीद है आप अच्छे से होंगे. चलिए आज सेमेस्टर 2 बीएड के स्टूडेंट्स पेपर 3 के यूनिट 4 में हम लोग फिर चलते हैं और हम लोग बात करते हैं ब्रूनर्स टीचिंग मॉडल पर. और वो मॉडल था जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो था कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल. कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल पर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने जेम्स ब्रूनर को भी देखा था. हम लोगों ने टीचिंग मॉडल के डेफिनेशंस को देखा था और इसके सारे डायमेंशंस को देखते हुए फिर हम लोगों ने देखा था कि कॉन्सेप्ट क्या होता है. कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा था और कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को भी हम लोगों ने देखा था. हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को ले सकते हैं, अपने प्रैक्टिस में डाल सकते हैं. जब इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हम लोग पॉइंट 1 से लेकर के पॉइंट 9 तक हम लोगों ने चर्चा की थी. 1 बाय 1 एक एक स्टेप हम लोग किस तरह से लेते जाएंगे और किस तरह से ये सारा करते चले जाएंगे. ये सारे फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 9 ये सारे पॉइंट्स को 3 भागों में बांटा गया है. 3 फेजेस में इन सारे को बांटा गया है. ठीक है, 3 फेजेस में बांटा गया है. अब ये 3 फेजेस क्या होते हैं, ये कौन से 3 फेजेस हैं, हम और आप जानते हैं कि ये 3 फेज में बांटे गए हैं और ये 9 स्टेप्स हम लोगों को टेकअप करना है. ये लास्ट हम लोग समझे थे. ये पूरे 9 स्टेप्स को मतलब शुरू से लेकर आखिर तक के हमारे एक टीचर के क्रियाशीलन को या ये पूरे टीचिंग मॉडल के इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को, पूरे प्रोसीजर को 3 फेजेस में बांटे गए हैं. ये 3 फेजेस क्या होते हैं, ठीक है. चलिए इस पर हम लोग आज चर्चा करते हैं कि ये 3 फेजेस क्या हैं. ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि 3 फेजेस क्या क्या होते हैं. आपके प्रश्न में ये आ जाता है कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के 3 फेजेस क्या क्या हैं, है ना. किसी एक फेज़ के क्रियाशीलन का आप वर्णन कीजिए, ऐसा कभी कभी आ जाता है. तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं. फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैम क्या होता है. कैम कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल. ठीक है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को हम लोग कैम करते हैं. ठीक है, अब कैम के 3 फेज़ होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3. फेज़ 1 में जो हम लोगों ने देखा वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट. पहला फेज़. चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं. प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट. क्या है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आपको देखना होगा सिलेक्शन एंड डिफाइन अ कॉन्सेप्ट, सेलेक्ट द एट्रीब्यूट्स, डेवलप द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स. ये जो 3 काम जो होते हैं ना हमारे, एंड प्रेजेंट द एग्जाम्पल्स, इसके साथ एक और है, और प्रेजेंट द एग्जाम्पल्स. ये जो इतना काम जो होता है, प्रेजेंटेशन तक जो काम होता है, ये प्रेजेंटेशन तक का काम जो है वो कौन करता है? वो फेज़ 1 में होता है. ठीक है, फेज़ 1 में क्या होता है, फिर से देखिए. फेज़ 1 में हम लोग क्या करते हैं कि सेलेक्ट करते हैं एक कॉन्सेप्ट को, उसके एट्रीब्यूट्स यानी उसके डेटा को सेलेक्ट करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करके उसका जो एग्जाम्पल्स है या डेटा है उसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव डेटा को प्रेजेंट करते हैं, को सेलेक्ट करते हैं, खोजते हैं, फिर उसको बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं. और उसके बाद ये प्रेजेंट करने के, अब आप देखिए ये 4 काम जो है, ये 4 काम हम लोग करते हैं. प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट.
अब इसके बाद बच्चा जो है वो कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स को पहचानेगा। ये जो इतना काम है, ये इतना काम हम लोग फर्स्ट स्टेज में करते हैं, स्टेज 1, ठीक है। अब देखिए स्टेज 2, टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब स्टेज 2 में टेस्टिंग, फेज 2 में टेस्टिंग, अब इसमें टेस्ट करना है हमको। ये जो हम टेस्ट करते हैं, ये जो देखिए, ये जो हम टेस्ट करते हैं, अब इंट्रोड्यूस द प्रोसेस टू द स्टूडेंट्स, से ले करके एक संकल्पना तक को विकसित करना फेज 2 में। इसमें टेस्ट करते हैं, बच्चे को बार बार देते हैं एग्जाम्पल, बार बार उसको वो करता है, बार बार उसको हम स्पष्ट करते हैं, और इस तरह से जब पूरे को हम स्पष्ट कर देते हैं तो एक पूरा संकल्पना हम विकसित कर लेते हैं, ठीक है। अब विकसित कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट, कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, ये जो काम हम लोग कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं फेज 2 में, ठीक है। फेज 1 का इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, कॉन्सेप्ट को चुनना, कॉन्सेप्ट के डेटा को इकट्ठा करना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसके एग्जाम्पल्स को इकट्ठा करना, बच्चों के सामने लाना, बच्चा उसका हाइपोथेसिस करेगा। स्टेज 2 में हमको क्या काम करना है, बच्चा जब उसको सोच लेगा, उसके बारे में चिंतन कर लेगा, तब हमको एक फाइनल उसका डेफिनेशन जो है वो, उसका डेफिनेशन हम लोगों को दे देना है बच्चों के सामने, ठीक है। हम लोग एक बच्चों के सामने फाइनल डेफिनेशन उसको हम लोग दे देते हैं फेज 2 में, ठीक है। फेज़ 1 में हम लोग कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन, कॉन्सेप्ट का जो डेटा है वो प्रेजेंटेशन, और फेज़ 2 में हम लोग फाइनल उसको बता देते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है ना। अब थर्ड फेज़ में क्या होता है, अब इस सेकेंड फेज़ में फिर शुरू हो जाता है हम लोगों का कि बच्चा ठीक से किया है कि नहीं किया है, ये बार बार हम अप्लाई करते हैं, बार बार समझते हैं और डिफ़ाइन कर देते हैं। और फेज़ 3 में एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रैटेजीज। अब फेज़ 3 में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आइए, फेज़ 3 में अतिरिक्त उदाहरण देना और डिस्कस, ये काम करना, एनालाइज करना, कक्षा में प्रक्रिया की चर्चा करना, यानी डिस्कस द प्रोसेस, ये काम हम करते हैं, ठीक है। तो ये फेज़ 3 में ये काम हम करते हैं। आप समझ सकते हैं कि फेज़ 2, फेज़ 1, फेज़ 3 में क्या क्या काम होते हैं। फिर से मैं आपको बताऊंगी। कैम का जो है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में 3 फेजेस होते हैं। हम लोग क्लास में जब उसको इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो एक टीचर और स्टूडेंट के ग्रुप को 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है। ध्यान से सुन लीजिए, 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट फेज में वो क्या करता है कि जो कॉन्सेप्ट टेकअप किया हुआ है, जिस कॉन्सेप्ट को वो सेलेक्ट किए हुए हैं, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जाम्पलर्स और डेटास, जो भी उसके पास डेटा है या एग्जाम्पल्स है, उस डेटा और एग्जाम्पल को वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, प्रेजेंट करता है। बच्चे उसको समझते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, उसके बाद वो उससे एक कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने का काम फेज़ 1 में हुआ। फेज़ 2 में जब आता है तब टीचर क्या करता है, उसको और एग्जाम्पल्स बच्चों को देने के लिए कहता है और कहता है कि, और ये बात तय करता है कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, और उस समय वो जब वो ये पा लेता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट का अटेनमेंट हो गया है या हो रहा है, या बच्चा वेरी क्लोज टू कॉन्सेप्ट अटेनमेंट है, तो वो कॉन्सेप्ट को क्या करता है, डिफाइन कर देता है, पूरी अवधारणा को परिभाषित कर देता है, ठीक है। जब वो पूरी अवधारणा को परिभाषित कर देता है तो ये फेज़ 2 खत्म हुआ। फेज़ 1 में अवधारणा के नज़दीक बच्चे को ले आता है, अवधारणा तक बच्चे को पहुंचा देता है। फेज़ 2 में वो अवधारणा को सुनिश्चित कर देता है बच्चे के दिमाग में कि ये अवधारणा हुई, ये अवधारणा है, ये संकल्पना है, ठीक है। और फेज़ 3 में आकर के वो देखता है कि बच्चे के साथ, अब वो एनालाइज करता है कि बच्चा इसको समझा कैसे, या इसको कैसे समझा जा सकता, और उसके लिए वो फिर से उसको कंफर्म करने के लिए बच्चों के तरफ से वो मांगता है कि आप इसका एग्जाम्पल बताइए, आप इसका एग्जाम्पल बताइए।
जब बच्चा पक्का एग्जाम्पल या उससे रिलेटेड डेटा जब बच्चा वापस दे देता है, टीचर को बता देता है, तब टीचर उस समझ लेता है और एनालाइज करता है कि एनालाइज करना मतलब उसका विश्लेषण करता है कि बच्चों ने समझ लिया है पूरी प्रक्रिया को। ठीक है, ये हो गया फेज़ 3। फेज़ 3 का काम टीचर का होता है। ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसमें टीचर जो है वो मुखिया की भूमिका निभाता है। फेज़ 3 का काम टीचर का काम होता है। ठीक है, तो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 फिर से समझिए। फेज़ 1 में वो क्या करता है कि कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बच्चों के सामने डेटा के साथ प्रस्तुत करता है। फेज़ 2 में वो कॉन्सेप्ट को कंफर्म कर देता है और फेज़ 3 में वो समझता है, इस बात को का विश्लेषण करता है कि बच्चों ने किस प्रक्रिया से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तीन फेजेस होते हैं और तीनों फेज़ में सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चा जो है वो किस फेज में रहता है? फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में एक्टिव रहता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग इसमें भी देखिए क्या है, इसको भी देखिए। फेज़ 1 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट पहला है। अब इसको समझिए। एक्टिविटी इसमें क्या होता है? टीचर प्रेजेंट लेवल्ड एग्जाम्पल्स। टीचर जो है वो एग्जाम्पल प्रेजेंट करेगा, लेवल्ड एग्जाम्पल नाम के साथ, ये सब चीज़ों के साथ। स्टूडेंट कंपेयर एट्रीब्यूट्स इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स। वो पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स को बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे? वो नकारात्मक और सकारात्मक उदाहरणों का जो है वो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कि उनके लक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तीसरा, स्टूडेंट जनरेट द टेस्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब आप क्या समझते हैं? हाइपोथेसिस का मतलब होता है कल्पना। ठीक है, तो बच्चा जो है उससे संबंधित एक कल्पना अपने दिमाग में तैयार करेगा, है ना। ये जब यही कल्पना पक्की हो जाती है और वो कल्पना सच हो जाती है, जो बात बताना चाहते हैं उसके अनुसार बच्चे की कल्पना हो जाती है, तो वही बात संकल्पना में परिणत हो जाती है और वो कॉन्सेप्ट बन जाती है। समझ गए, है ना। तो कोई भी चीज़ को संकल्पना होने के लिए पहले कल्पना में आना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चे पहले कल्पना करते हैं। ठीक है, बच्चे कल्पना करते हैं और उस कल्पना को वो क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, वो चेक करते हैं। जब हम कोई कैटेगरी देते हैं तो बच्चा उसको चेक करता है कि ये सही है कि नहीं सही है। ठीक है ना। अब ये हो गया। अब फोर्थ स्टेज क्या होता है? स्टूडेंट स्टेट अ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द इसेंशियल एट्रीब्यूट्स। जो ज़रूरी एट्रीब्यूट है, जो ज़रूरी लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के अनुसार बच्चे जो हैं वो एक डेफिनेशन बताएंगे। मान लीजिए कि मैंने कहा कि वो जो है वो जानवर है। ठीक है, एक कल्पना मैं देने जा रही हूँ। वो जो जानवर है, ठीक है, वो ग्रे कलर का है। वो भी बच्चे समझ गए। बच्चे ने कल्पना अपना शुरू किया, ग्रे कलर का वो कल्पना करना शुरू की कि एक एनिमल है जो ग्रे कलर का है। फिर मैंने उनको बताया कि उसके 2 पैर होते हैं। बच्चे ने फिर कल्पना किया कि चलो ठीक है, 2 पैर हो सकते हैं, कोई ऐसा एनिमल हो सकता है। फिर कहा गया कि 2 पंख उसके होते हैं, तब वो समझिए अच्छा बर्ड है। ठीक है, अब वो उसके हाइपोथेसिस, वो ग्रे कलर का 2 पैर वाला 2 पंख वाला वो बर्ड कौन सा हो सकता है? वो गीध हो सकता है, वो स्पैरो हो सकती है, वो मैना हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। ये उसके, अब वो इसके अनुसार हाइपोथेसिस करते रहेंगे। अगर एक और बोल दें कि ये बहुत कॉमन बर्ड है, हमारे घर में आता रहता है, तब वो फिर एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। या हम ये बोल दें कि नहीं, ये बहुत कॉमन नहीं है, ये रेसिडेंशियल एरिया में नहीं रहता, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ नहीं आता है, तो बच्चे समझ जाएंगे कि ठीक है, स्पैरो नहीं हो सकता है, मैना नहीं हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्पैरो जो गौरैया है और मैना ये तो हमारे घरों तक आते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो फिर वो दोनों को, तो फिर वो डिफाइन करेंगे कि वो गिद्ध है कि और कोई बर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से वो उनका डेफिनिट एक उनका एट्रीब्यूट बताएंगे और डेफिनिट रूप से उसका नाम बताने की कोशिश करेंगे। ये हो गया फेज़ 1 की कहानी।
ठीक है, ये फेज़ 1 की कहानी हम लोगों ने यहाँ ख़त्म की। ठीक है, अब इसमें एक्टिविटी में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव हैं। ठीक है, दोनों की एक्टिविटी चल रही है। फेज़ 2 में देखिए क्या होता है। टेस्टिंग अटेनमेंट द कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट आइडेंटिफाई एडिशनल अनलेवल्ड एग्जाम्पल एज पर एज यस और नो। अगर कोई स्टूडेंट जो है, अगर कोई अनलेवल्ड एग्जाम्पल्स है, जैसे मान लीजिए कि वो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, वो जो है वो किसी तरह का उसका साउंड नहीं सुना जाता है, या वो जो है वो मांसाहारी है, समझ गए ना, वो बहुत तरह का एग्जाम्पल्स हो सकता है जो कि उसको अनलेवल्ड है, वो समझ नहीं पा रहा है, उसको यस और नो में वो बताएगा। ठीक है, फिर है टीचर कंफर्म हाइपोथेसिस, नेम, कॉन्सेप्ट एंड रीस्टेट द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द एसेंशियल एट्रीब्यूट। अब टीचर क्या है, उसको कंफर्म करेगा कि हाँ ये सही है ये। अब जैसे बच्चे ने, कोई किसी ने कुछ कहा, बच्चा बोलता बहुत ऊंचा उड़ता है, बच्चा बोलता वो सन्नाटा में रहता है, बच्चा बोलता है वो सिर्फ मांस खाता है, तो आपको यस नो वो स्टूडेंट आपस में कर करके और डिसाइड करेंगे। इसके बाद टीचर उसको कंफर्म करेगा, यस यू आर राइट, ये जो है वो गिद्ध है, या ये जो है वो स्पैरो है, जो भी उसका कंफर्म्ड एट्रीब्यूट के अनुसार जो हम कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं वो कॉन्सेप्ट टीचर हाँ बोलेगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स जो है उससे फिर एग्जाम्पल्स जनरेट करना शुरू करेंगे कि हाँ वो तो वो मांसाहार भी है, तो वो हम लोगों के यहाँ फूड ग्रेन्स भी खाता है, या वो ऊपर उड़ता है तो वो बहुत ऊंचाई पर सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया में भी वो रहता है, लेकिन ऊंचे ऊंचे भवन के ऊपर बैठा रहता है, ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट्स के ऊपर कभी कभी आके बैठ जाता है वो। उसके बाद एग्जाम्पल्स बच्चे जनरेट करेंगे। ठीक है, और तब क्या होगा, तब लास्ट स्टेज थर्ड फेज आएगा। यहाँ पर टीचर एकदम कंफर्म कर दिया कि हाँ ये हाइपोथेसिस है और यही हम बताना चाहते थे। यानी अगर हमको गिद्ध बताना है तो हम गिद्ध बताना चाहते हैं, अगर हमको स्पैरो बताना है तो स्पैरो, पर यहाँ पर उस क्या करता है, कंफर्म करता है। ठीक है, कंफर्मेशन इस स्टेज में होता है। और थर्ड स्टेज में क्या करता है, स्टूडेंट डिस्क्राइब थॉट्स। अब स्टूडेंट्स बताएंगे कि हम सोचे थे कि ऐसा नहीं ऐसा। फिर स्टूडेंट्स डिस्कस द रोल ऑफ हाइपोथेसिस एंड एट्रीब्यूट्स। बोला कि अब स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, अच्छा ग्रे कलर का तो मैना भी होती है, अच्छा ग्रे कलर का तो दूसरा एक एनिमल भी होता है, ग्रे कलर का तो एक दूसरा बर्ड भी होता है, ग्रे कलर का तो एक दो पैर वाला कुछ और भी बोल सकता है वो, है ना। तो इस तरह का वो अपना हाइपोथेसिस और दूसरे एट्रीब्यूट्स को भी वो डिस्कस करेंगे। फिर स्टूडेंट डिस्कस द टाइप एंड नंबर ऑफ द हाइपोथेसिस। इसके बाद बच्चे जो हैं वो डिस्कस करेंगे, सिर्फ डिस्कशन होगा कि क्या क्या और चीज़ें हम लोग सोच रहे थे, लेकिन ये सब चीज़ें गलत है, सही क्या है ये है। ये जो बच्चा जब देख लेगा कि हम लोग किस दिशा में सोच रहे थे और क्यों ऐसा सोच रहे थे, और जो हम लोग सोच रहे थे वो सारी चीज़ों में से इतनी ही चीज़ें सही क्यों हुई, ये जब वो जज कर लेगा, तब उसके अंदर न केवल इसको सोचने का, इस हाइपोथेसिस का और कॉन्सेप्ट अटेनमेंट का स्किल वो डेवलप कर लेगा, बल्कि ये भी वो सोच लेगा कि कौन सा चीज़ जो है वो इसका जो ऑब्स्टिकल्स है या इसके अवरोधक तत्व हैं ये इसके अटेनमेंट के। ठीक है, तो ये एक तरह का स्किल अटेनमेंट, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट का जो मॉडल है वो बच्चों में हाइपोथेसिस स्किल और कॉन्सेप्ट अटेनमेंट स्किल को भी डेवलप करता है। स्टूडेंट्स, आपने समझा होगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस 3 फेजेस में होते हैं। फिर से देखिए, ये पूरा प्रोसेस, ये जो प्रोसेस जो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या होता है, 3 फेजेस में होते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ये 3 फेजेस में होते हैं, और ये तीनों फेज क्या हैं, सो देखिए, ये तीनों फेज हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। ठीक है, ये 3 फेजेस में होते हैं। हमने तीनों फेजेस की चर्चा की है ना। अब आइए चर्चा करते हैं ये 3 फेजेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, इसकी हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की। मुझे लगता है आप आराम से समझ पाएंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट्स मेरे लैंग्वेज को समझिए, मैं सारी बातें हिंदी में भी आपको बताई हूँ।
ठीक है। जैसे मैं बताई हूँ उसी भाषा में आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो हम लोग आगे की क्लासेस में आगे की बातें करेंगे। आज इतना ही स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट एवरीबडी। अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, अपने घर में रहिए और पढ़िए। कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ऑल द बेस्ट एवरीबडी, लव यू ऑल वंस अगेन।